मैंने बंद कर दिया क्या? एक मिनट, चलो यहाँ से देखो। अब हम आगे कब कल जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ लिया था कि म्युनिसिपल रेंट किसे बोलते हैं, एफआर किसे बोलते हैं, एआर किसे बोलते हैं। अब हमें एक चीज समझनी है कि अब ग्रॉस ये डीप एनुअल में जा वैल्यू रहा है हम ना, निकालते कैसे हैं? हाँ जी, ये डीप में जा रहा है ना अब। हाँ ठीक। ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इसकी बात आती है। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अच्छा एक और चीज, एक मिनट, हाँ मेरे पास इस वक्त है कुछ ऐसा, चलो मैं बताऊंगा, अभी मेरे पास है नहीं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी हमें अब देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास कुछ वो थे, क्या बोलते हैं इसको, 4 तरीके के रेंट होते हैं, जिनके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवा दिया था कि एमवी किसको बोलते हैं, एफआर किसको बोलते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम करी थी, है ना? ये हमने कर लिया था ना? हाँ कर लिया था। ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ये एफ आर एम आर या जो ये जितनी भी चीजें हैं एमवी वगैरह, ये कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, इनको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ता है यहाँ पर वो ये होता है कि हम एमवी को एफ आर के साथ, ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में रहेगा। और सीक्वेंस क्या है? हाई लो हाई, इसी सीक्वेंस पे चलेगा। और सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू जो है ना, जो आपका म्युनिसिपल क्या बोलते हैं उसको, म्युनिसिपल वैल्यूशन है, उसको कंपेयर करना है किसके साथ? फेयर रेंट के साथ। और इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका यहां से सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर वो किसके साथ कंपेयर होगा? वो कंपेयर होगा एस आर के साथ। तो इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा, हायर अमंग एफ आर और एम वी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए में जो एम वी और क्या था आपका एफ आर था, उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो किसके साथ कंपेयर होगा? वो कंपेयर होगा अब आगे एस आर के साथ। और इनमें से निकाला जाएगा जो छोटा होगा। और जो इन दोनों में से छोटा होगा, कौन दोनों में से? एमवी और एफआर में से जो बड़ा आया उसके बाद उसको एसआर के साथ कंपेयर किया। और अब यहां जो बड़ा आएगा हम उसको क्या करेंगे? हम उसको कंपेयर करेंगे एआर के साथ हायर वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, या चीजें हम इस तरीके से करते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखते हैं काम इसको। मान लो एमवी जो दिया हुआ है वो 25,000 रुपए दिया हुआ है, एफ आर जो दिया हुआ है वो आपको 30,000 रुपए दिया हुआ है, एस आर जो है वो आपका मान लेते 28,000 रुपए है, और एक्चुअल रेंट जो है वो मान लेते हैं 32,000 रुपए। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आपका ए आर सबसे ज्यादा है तो वही आंसर होता है, फिर वही आंसर होता है, फिर किसी और चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ती, आपको कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरा एफ आर क्या है, सॉरी मेरा ए आर क्या है, सबसे बड़ा है, तो वही मेरा आंसर है। यहाँ पे ए आर सबसे बड़ा है तो यही आपका आंसर बन जाता है। बाकी कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप कंपेयर करके देख लो, इसी ना आंसर आना है। आपका कंपैरिजन क्या है कि पहले हम एमवी को कंपेयर किसके साथ करते हैं? एफ आर के साथ। तो मैं यहाँ पर 25,000 को कंपेयर करने जा रहा हूँ किसके साथ? 30,000 के साथ। और मैं क्या ढूंढता हूँ यहाँ पर पहले वाले में? हाईएस्ट, हाई। तो मेरे को हाई मिल जाता है यहाँ पर एफ आर। फिर मैं इस एफ आर को आगे ले आता हूँ, यानी कि 30,000 रुपए को, और अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ एस आर के साथ। एस आर मेरा 28,000 रुपए, यहाँ मुझको ढूंढना होता है लो, तो मेरा एस आर यहाँ पे से जीत जाएगा। और उसके बाद मैं इस एस आर को कंपेयर करता हूँ एक्चुअल रेंट के साथ। मेरा एस आर 28,000 रुपए है, जबकि एक्चुअल रेंट मैंने 32,000 रुपए माना है। तो यहाँ पर बड़ा ढूंढता हूँ मैं, हाई ढूंढता हूँ। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी? 32,000 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और इसको देख के आप बताते क्या होता है। अगर एमवी आपको दिया हुआ है 25,000 रुपए, एस आर आपको दिया हुआ है 28,000 रुपए, और आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, वो दिया आपको 27,000 रुपए। तो इसमें आंसर क्या होगा? अब इसमें जब आप देखोगे तो आप कोई पहली वाली कंडीशन तो पहला वाला तो है ही नहीं। आप एमवी को कंपेयर किसके साथ करते हो? एफआर के साथ। एफआर तो है नहीं, तो आप इस कंडीशन को छोड़ दो, जो कंडीशन वहां पे नहीं है छोड़ दो। वैसे कर भी लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 25,000 को कंपेयर कर रहे हो 0 के साथ, तो बड़ा कौन है? 25 ही है। फिर 25 को, हाँ आंसर 27,000 आएगा। हाँ हाँ वो ठीक है।
अब 25,000 रुपए को आप कंपेयर किसके साथ करोगे? एसआर के साथ। एसआर आपका यहाँ पर कितना? 28,000। यहाँ पे क्या ढूंढना होता है आपने? लो ढूंढना होता है। लो आपका कौन है? फिर से 25,000 रुपए। 25। और फिर लास्ट में आप 25,000 को कंपेयर किसके साथ करोगे? 27,000 रुपए के साथ। तो इसमें ज्यादा ढूंढना होता है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 27,000। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि कैसे इसको करना होता है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, इसके बाद का काम है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो और कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, पर बाकी बातें बाद में आती जाएंगी धीरे धीरे। यहां पर सबसे पहले आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और ये बी लिखा हुआ है। क्यों? ए कौन है? ए है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ए वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे दो है ये, असल में एक डिडक्शन और है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, और वो किस चीज की है? सेक्शन पे याद करने पड़ेंगे ना हमने। हाँ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपके पास, और वो आती है आपके अंडर सेक्शन 24 के ए में। बी वाले की हम बात कर रहे हैं। बी वाला किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन लोन का केस है, या बोरोड कैपिटल केस है, अंडर सेक्शन 24 में आता है। बोरोड कैपिटल किसे बोलते हैं? जो हमने उधार में लिया हुआ है, जो हमने उधार में लिया हुआ है, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है? कहता है इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयरिंग, एक्सटेंशन, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या क्या आ गया? घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए, घर को रिपेयर करने के लिए, घर को बढ़ाने के लिए, घर को रिन्यू या दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तोड़ के दोबारा बनाने के लिए, इन सब केसेस के लिए अगर आप कोई लोन लेते हो, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है उस पर आपको क्या मिल सकता है? एग्जम्पशन मिल सकता है, उसका डिडक्शन आपको मिल सकता है। वो डिडक्शन क्या है उसके बारे में बात चलेगी। वो डिडक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है? अच्छा, इसमें दो कंडीशन है। पहले मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूं। एक होता है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है प्रीवियस ईयर के लिए, और एक होता है आपका किसके लिए? प्री कंस्ट्रक्शन वाला। रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये प्रीवियस ईयर वाला क्या चक्कर है और ये प्री कंस्ट्रक्शन वाला चक्कर क्या है? प्रीवियस ईयर तो आपका जो प्रीवियस ईयर होगा उसके ऊपर आपको मिलेगा, अगर आपका इफ लोन इज अनपेड, अगर लोन आपका अनपेड है या आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो जितना भी लोन आपका अनपेड होगा या आउटस्टैंडिंग होगा उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के लिए। कोई मुझे ये बताएगा कि फिलहाल के लिए मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर 21-22। मतलब 21-22। तो इस वक्त हमारा प्रीवियस ईयर 2021-22 है। तो अगर किसी आदमी ने कोई लोन लिया था और उस लोन में मान लीजिए उसने वो लोन लिया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, 1 अप्रैल सन 2002 में उसने लोन लिया था। वो लोन 50 करोड़ रुपए का था, अपना घर बनाने के लिए कुछ बना लिया होगा। ये देते 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 वो इस साल तक जब पहुंचा तो अभी भी उसका आउटस्टैंडिंग में 5 लाख रुपए चल रहा है। मतलब लिया उसने 1 अप्रैल 2002 में था, अब तक 20 साल बाद भी उसका लोन कितना चल रहा है? अभी 5 लाख रुपए चल रहा है। 50 करोड़ था, 5 लाख तक पहुंच गया, रीपे करता रहा वो। ठीक है। अब क्या होता है? वो कहता है कि ऐसे केस में, अगर ऐसा केस आ जाए जहां पर आपका आउटस्टैंडिंग, तो आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखना है, आपको लोन अमाउंट नहीं देखना है। आप लोन मत देखिए कितने का लिया था, आप ये देखिए कि जिस साल आप ये देने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में कितना लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है? 5 लाख रुपए। और मान लेता हूं कि इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट है, तो कितना मिलेगा? डिडक्शन जो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो अवेलेबल होगा वो कितना होगा? वो 5 लाख का 12%, यानी कि 60,000 रुपए अवेलेबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या चक्कर होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा टाइम, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर से जिस प्रीवियस ईयर में घर बना उसके पहले का। मैं इसमें लिख देता हूं द पीरियड, ठीक है, द पीरियड प्रायर टू द, प्रायर मतलब पहले, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। अब जब इनकम टैक्स में आप पढ़ रहे होते हो ना, तो प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर, या ये कहूं मैं कि कोई भी ऐसा ईयर जिस साल मतलब
जिसमें असेसमेंट हो रहा है उस असेसमेंट के पहले का प्रीवियस ईयर। और ये कौन सा प्रीवियस ईयर कह रहा है? ये कहता है प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी, या जो हाउस प्रॉपर्टी है, या तो वो क्या कर ली गई, एक्वायर कर ली गई। एक्वायर मतलब खरीद ली गई, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना यहाँ पे परचेज वर्ड भी यूज किया उसने, ठीक है। तो खाली खरीदना भी चलेगा, और क्या हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गई, इज कंप्लीटेड। तो जब भी इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की बात करती है, असल में वो फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रही होती है। वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस मतलब वो फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर पढ़ो, आसान हो जाएगा। टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ऐसा साल जिस साल आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो गया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, उसके ठीक पहले का जो ईयर होगा, वहां तक का टाइम पीरियड प्रीवियस ईयर होगा। कहां से कहां तक? फ्रॉम टू द प्रीवियस ईयर इन विच फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ लोन, जहां से आपने लोन लिया था। कुछ बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया था 1 अप्रैल सन 2018 में, और आपका घर कंप्लीट हुआ, या आपने घर जब खरीदा, आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। ठीक है। आपने जब घर खरीदा तो वो डेट आ गई 30 अप्रैल सन 2022, या 2021 लिख लेता हूं मैं, 2021, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब क्या ले, ये कहता है द पीरियड, पीरियड मतलब टाइम प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? जिसमें घर बना, जिसमें घर बना वो प्रीवियस ईयर कौन सा है? अगर आप इसको पढ़ो तो ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये फाइनेंशियल ईयर है 21-22 वाला, राइट? ठीक है, 21-22 का फाइनेंशियल, वो कह रहा है इसके पहले का प्रीवियस, इसके पहले का टाइम पीरियड ढूंढ रहा हूं मैं, जिस साल कंप्लीट हो उसके पहले का। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, सिंपल लैंग्वेज में है कि जिस डेट पे आपका घर कंप्लीट होता है ना, उसके पहले का 31 मार्च, जिस डेट पे आपका घर कंप्लीट होता है उससे पहले का 31 मार्च। तो इसका 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च सन 2021 में आएगा। और यहां से लेकर यहां तक, ये लोन लेने की डेट है, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यही आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ठीक है, यही आपका क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। अच्छा, अब एक और चीज आती है, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात वो कर रहा है प्रीवियस ईयर के लिए, उसमें तो पूरा देना होता है। क्या प्री कंस्ट्रक्शन में भी पूरा देना होता है? तो कहता है नहीं, पूरा नहीं देना होता। मतलब ये है कि फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड, द इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड, या शैल लिखो, विल नहीं, शैल, शैल मतलब करना ही करना है, शैल बी डिवाइडेड इन 5 इंस्टॉलमेंट। उसे कितने पार्ट में बांटते हैं? 5 इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोन अमाउंट होगा वो लेना है, फिर क्या लेना है, प्री पीरियड लेना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेना है, जो आप निकालोगे, यहां से यहां तक निकाला आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये वाला, ठीक है, ये लेना है, और उसके बाद 1/5 कर देना है। ये है फॉर्मूला, ठीक है, किस चीज के लिए? ये फॉर्मूला है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो दो चीजें हैं, पहला तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलता कैसे, और दूसरा ये है कि इसका करना क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या पूरा देना है? नहीं, पूरा नहीं देना है, उसका देना है आपको 1/5। और अच्छा, रेट अपॉन 100 तो रह गया, वो तो लगेगा लगेगा। चलो एक और काम करते हैं, एक चीज और समझते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं और एक कुछ प्री पीरियड्स की बात करते हैं। मान लो अगर मैं कहूँ हाउस कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो 31 मार्च सन 2020 में हुआ है, तो मुझे कोई इसके पहले का प्रीवियस ईयर बताएगा कि अगर मैंने लोन 1 अप्रैल 2018 में लिया है, तो ये तो मेरा लोन लेने का डेट हो गया, लोन टेकन। तो मेरा यहाँ पर प्री पीरियड कहाँ पर आएगा, मतलब इसके पहले का 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च सन 2019 में आएगा। मैंने कहा ना कि जो आपकी डेट है ना उसे मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि इस डेट से पहले 31 मार्च कब आएगा। ये खुद 31 मार्च है, इसको छोड़ो,
इसके पहले 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च 2019 में। तो यहां से लेकर यहां तक कितना पीरियड हो गया? 1 साल। 1 साल। ठीक है, एक और देखते हैं। 1 अप्रैल 2018 को लोन लिया गया और घर कंप्लीट हुआ है 29 मार्च सन 2019 में। तो कोई मुझे बताएगा कि इसके पहले का डेट कब आ रहा है? 2018। 31 मार्च सन 2018 में आ रहा है। क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है? नहीं है, नो नहीं प्री है। पीरियड, कोई प्री पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डेट है ना 31 मार्च 2018, ये लोन लेने के पहले चले गई। पहले, हाँ। ऐसे केस में कोई प्री पीरियड नहीं होता, और जब प्री पीरियड 0 हो जाएगा तो पूरा इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, तो ये 2 बातें बतानी थी। अच्छा, अब वैसे हमें, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि मैंने 5 क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि ये 5 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है ना, वो तो आपको पूरा 1 साल का मिलता है, लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होता है उसको आपको 5 इंस्टॉलमेंट में बांटना होता है, यानी 1/5 करना होता है। ठीक है, जी सर। चलो यहाँ पे देखो, कुछ प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे बोल रहे हैं हम? प्रीवियस ईयर को। अभी मैंने ऊपर आपको बताया प्रीवियस ईयर कब शुरू होता है? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, अच्छा, जब लोन पूरा होता है, इसको छोड़ दो, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। प्री कंस्ट्रक्शन वाले पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरोइंग व्हिचएवर इज लेटर। स्टार्ट कब से होता है? ये लोन का जो टाइम पीरियड स्टार्ट कब होता है? अब मैं थोड़ा सा इसको सीए लेवल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये सीए लेवल का क्वेश्चन है। आपके केस में सिर्फ डे ऑफ बोरोइंग इंपॉर्टेंट है कि लोन लेने की डेट, लेकिन एक्चुअल में जो इनकम टैक्स के हिसाब से एक्चुअली होता है वो क्या होता है कि जिस दिन आपका घर बनना शुरू हुआ या जिस दिन आपने लोन लिया, उनमें से जो बाद में डेट आती है वहां से शुरू होता है। तो ये कुछ इस तरीके की बात है कि मान लीजिए कि आपका घर, आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2020 को और आपका घर बनना शुरू हो गया था 28 मार्च सन 2020 को। तो ये स्टार्ट डेट किसको मानेगा? ये तो लोन 28। लेने की डेट है, और ये घर शुरू और ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, 1 कंस्ट्रक्शन अप्रैल स्टार्ट, 2020। तो वो इसको मानेगा, इसको। क्यों बात बोला था ना आपने? हाँ, विच एवर इज लेटर, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गड़बड़ हो गया। हाँ, विच तो एवर इज लेटर, अप्रैल विच एवर इज होगा। लेटर में ये आ जाएगी डेट, तो इसे मान लेगा। अच्छा, अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट, जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की डेट है, अगर वो 1 मई होती तो हाँ, तो 1 मई होता फिर। फिर वो यहाँ से शुरू करता टाइम पीरियड। समझ गए? जी सर। तो टाइम पीरियड कहां से शुरू होना है? टाइम पीरियड शुरू होना है कि जिस दिन आपने लोन लिया या जिस दिन आपका घर बनना शुरू हुआ, जो बाद में आएगा। और खत्म कब होगा? खत्म तब होगा जहां पर घर कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वो कहता है जितना भी इंटरेस्ट इस पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा उसे आप करना और उसको 5 इंस्टॉलमेंट में बांट लेना, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। सर इतना करने का क्या फायदा, क्या हो रहा है सर? क्या करने का मतलब? सर मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में बांटने का। कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ ऐसी है, 5 साल तक मिलता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, लेकिन ये हमारे काम का है नहीं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे भी फिर वो किताबें खोलनी पड़ जाएंगी यार कि जी सर, रीजन ठीक क्या है। है इसका। ठीक है, चलो अब आते हैं। एक चीज और, ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 24B में जो लिखा हुआ है, क्या ये अनलिमिटेड अमाउंट है? नहीं, नहीं सर। नहीं। ये अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख, वो 20 लाख 25 लाख का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम 2 लाख तक अलाउड है। और किस किस केस में मैक्सिमम अलाउड है 2 लाख रुपए तक, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखो। ठीक है, ये 2 पॉइंट है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और इसके बाद कुछ एग्जांपल दिए गए। ठीक है, 2 पॉइंट है, इसको समझना है। जो समझ गया काम बन गया उसका। देखो क्या है पहला केस, अगर लोन आपने यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल कर लिया। आपने लोन कब लिया? लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद। ठीक है, आपने लोन कब लिया है? 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है। अच्छा, इसमें क्या है? वो कहता है कि इसमें फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। लोन आपने घर को बनाने के लिए या घर को खरीदने के लिए लिया है, और ये घर आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है। दूसरी कंडीशन ये है, ये कंडीशन देखो, ये इतना डीप नहीं जाता, पर मैं बता रहा हूं यहां पर। ये क्या है कि जब आप लोन ले लेते हो ना, जिस डेट पे लोन ले लेते हो उस डेट के ना 5 साल के अंदर अंदर घर बनाना जरूरी होता है। ठीक है,
उसके अंदर अंदर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, लैंडर सर्टिफाई करता है कि जो इंटरेस्ट पेबल है ना, कौन लैंडर और कौन होता है, जिसने लोन दिया हुआ है, ठीक है, उसे ये बताना पड़ता है कि ये जो लोन उन्होंने लिया था, ये जो लोन लिया गया था, ये लोन उसी घर को बनाने में लिया गया है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब आप लोन लेते हो ना घर बनाने के लिए, तो वो आपको चेक देते हैं, और वो चेक किसके नाम पे देते हैं, जिससे आप सामान खरीदते हो, ठीक है। और इस पर कितना लिमिट अलाउड किया गया है, 2 लाख रुपए। तो आप एक चीज याद रखो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए 1 अप्रैल 1999 के बाद वो मैक्सिमम कितना अलाउड किया गया है, 2 लाख रुपए, ठीक है। और अगर वो 1 अप्रैल 1999 के पहले है तो फिर वो अलाउड कितना, खाली 30,000, ठीक है। हाँ जी, चलो तो एक जो और देख, हमने ऊपर पढ़े थे ना इंटरेस्ट ऑन लोन, उनका जो टोटल निकलेगा वो 2 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। अगर वो 2.5 लाख, सर जी आवाज है तो सरकार आपको सारी कंडीशन दिखानी पड़ती है, ठीक है भैया। हाँ भाई, मेरी आवाज आवाज नहीं आ आ रही है, अभी बीच में मेरी नहीं आवाज आया। आ रही है। अब आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिया है, कितनी कंडीशन उसने लगा रखी है ऊपर, कि पहले तो आप 5 साल के अंदर घर बना के दिखाओगे हमें, है ना। जी सर। ऐसी चीजें वो करते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत आती है। चलो इसे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आपने अपने लिए रखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, चाहे आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे आपका घर किराए पर हो, ठीक है, उस पे वो नहीं है, उस पे मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन सब पे मिलता है। बस ये जो लिमिट लगी हुई है, लगती किसके ऊपर है, वो है दिक्कत। बस ये लिमिट जो यहाँ पे लगी हुई है, ये किसके ऊपर लगती है लिमिट, ये उनके बारे में बता रहा है यहाँ पर। ये आपको एक चीज बोलता है कि जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, और अगर आपने उसका लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद या उसी दिन लिया है, और घर बनाने के लिए लिया है, तो आपको मैक्सिमम कितना लिमिट मिलेगा, 2 2 लाख। लाख। 2 लाख। अच्छा, अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने लोन लिया, पर लोन सिर्फ रिपेयर के लिए लिया है, तो कितना मिलेगा, 30,000। 30,000। और देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड है बिफोर 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 देखो, बिफोर में घर बनाओ चाहे रिपेयर करो, मिलेगा कितना, 30। 30,000। 30,000। अब आपको कुछ समझ नजर आया इसमें, नजर क्या है आपको, देखो रिपेयर के लिए हमेशा 30 है, जी सर। चाहे डेट से पहले हो चाहे डेट के बाद हो। देखो 1 अप्रैल 1999 के बाद है चाहे पहले है, रिपेयर के लिए वो 30 ही है, देखो, जी है ना। सर। सिर्फ 2 लाख की लिमिट कहाँ मिली है आपको, घर बनाने के लिए, वो भी कब लिया हो लोन, 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो तो, हाँ। ठीक है। फिर लेट आउट की बात आ रही है, किराए पे दे रखा है, वहां पे लिखा है एनी टाइम और कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नो मैक्सिमम लिमिट। इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है, तो मैं इसका डाउट अभी आपको, जब मैं इसके एमसीक्यू कराऊंगा, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा कल, उसमें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। कल मैं सैलरी के न्यूमेरिकल कराऊंगा और इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो प्लीज अपना सैलरी और इसको तैयार रखना, जी सर। ठीक है। अब आते हैं हम एक पॉइंट पे, रिकवरी। अब इसका सेक्शन याद करो भैया, सेक्शन 25A, अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट, ठीक है। पहले दोनों में क्या होता था, पहले दोनों में अलग अलग था, मतलब एक में लगता था और एक में नहीं लगता था। फिर इस पे अमेंडमेंट हुआ, सरकार ने कहा सब पे दे दो डिडक्शन। तो अब क्या होता है कि कोई भी इनकम अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से आपको रिसीव हुई है, उसमें अगर वो आपको कब रिसीव हुआ, या तो एरियर है या वो अनरियलाइज है। एरियर क्या है कि आदमी पैसे नहीं दिए उसने, वो चला गया है, वो कह रहा है मैं बाद में दे जाऊंगा, और कई सालों बाद दे गया। और अनरियलाइज क्या, वो भाग गया, ठीक है, और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद आ गया और आपको दे गया। दोनों कुछ नहीं है, दोनों एक जैसी चीजें हैं, बस एक में आपको पता है और एक में आपको नहीं पता, बस और कुछ नहीं है। इन दोनों केस में क्या कहा गया है कि अब आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अधिकारी हैं। पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलता नहीं था, एरियर ऑफ रेंट में नहीं मिलता था, अनरियलाइज रेंट में मिल जाता था, अब दोनों में मिल जाता है। तो अब स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपको दोनों में मिल जाता है, चाहे अनरियलाइज रेंट हो चाहे एरियर ऑफ रेंट हो। तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है, 70%। 70% क्यों टैक्सेबल है, क्योंकि 30% तो डिडक्शन एग्जम्प्ट है, 30% का तो एग्जम्पशन मिल जाएगा ना स्टैंडर्ड डायरेक्शन। नहीं आई बात समझ में, आगे भैया। ठीक है। मान लो किसी को एरियर ऑफ रेंट मिलता है, वो आपके क्वेश्चन में डाल देगा कि एरियर ऑफ रेंट जो है फॉर 3 मंथ, ऐसे लिख देगा, पर 3 महीने का एरियर ऑफ रेंट है एट द रेट 25,000 रुपए,
फिर बोलेगा कि ये बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना है, ठीक है। या फिर हो सकता है वो आपसे पूछे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन बने हुए होंगे दोनों केस में, ठीक है। मुझे आंसर बताना। इस केस में मैं अभी कर देता हूँ, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले का तो मैं लिख देता हूँ ऐसे 75,000 इंटू 10/5 बटा 10/5 एक का था 67,500, एक में आ जाता है वो 70,500 रुपये, एक में आ जाता है मान लो 70,000 रुपये, एक में आ जाता है 68,500। यहाँ पे स्टैंड डिडक्शन 7,500 रुपये, 6,500 रुपये, 9,500 रुपये और 3,000 रुपये। बताओ आंसर क्या क्या है दोनों के, आप कैलकुलेट कर सकते स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, वो 70%। हो। तो ठीक तो है 30%, लेकिन कोई 30% है वहाँ पे? नहीं है ना, तो निकाल लेंगे अभी, तो पेन मैंने पे कुछ आंसर ही है। गलत लिखे हैं भैया, हाँ भैया। मैंने आंसर गलत लिख दिया है। 30%। ठीक है, मैं आज लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरे से आंसर गलत हो गया, तुम कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकालो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आंसर निकालो कितना। 17,500। कितना? 17,500। 17,500? हम्म। किस जी चीज का? सर। ये एस डी स्टैंडर्ड डिडक्शन। भैया टैक्सेबल स्टैंडर्ड अमाउंट आएगा डिडक्शन 7। कितना आया तुम्हारा? 17,500? ये हाँ, वो आया 30%। टैक्सेबल अमाउंट आया। अच्छा, किसी और का कुछ और आया क्या? 30। टैक्सेबल नहीं है सर, 7,500 तो वो है जो एग्जाम्प्ट है। बताओ, चलो आप बताओ, तुम्हारे सामने रखा है। ये आपने गलत नहीं लिखे स्टैंडर्ड डिडक्शन। पता नहीं, गलत ही लिखे होंगे शायद। उल्टा हो गया सर। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? 30%। यहाँ क्या लिखा है? 70%। यहाँ क्या लिखा है इस लाइन में? अच्छा, 3 3 मंथ। मंथ भी तो करना है, ठीक है। हाँ, 3 महीने करना है, 3 महीने @ 25,000 रुपए। तो असल में 25,000 इंटू 3 यानी कि 75,000 रुपए अमाउंट आएगा। और इस 75,000 का 30% तो स्टैंड डिडक्शन होगा, जो कितना होगा? 22,500। और जी बाकी सर। का बचा 70% टैक्सेबल होगा, कितना? 52,500। समझ में आई बात? जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो तुम? जब वो कुछ ऐसा लिखते हैं 3 महीने @ 25,000 रुपए, तो इसकी जरूरी नहीं है कि पर मंथ लिखे पीछे, हम्म। ठीक है। लगा दिया, मतलब क्या है? कोई रेट है, रेट क्या है? रेट 3 महीने का एक साथ थोड़ी ना होगा, वो पर मंथ का ही रेट होगा। क्यों? सर पेपर में ही तो होता है। है? सर पेपर में यही गलती होती है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट वैसे है नहीं, क्योंकि इसमें खत्म हो गया। ओहो, अब मेरे पास एमसीक्यू है नहीं फिलहाल के, मुझे वो तो अभी कंपाइल करने सीसीएस की साइड से। भैया हाउस ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। हाँ, और कुछ इसमें है नहीं, बस मैं कुछ सेक्शन बता रहा हूँ, जरा उन सेक्शंस को नोट कर लेना, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, मैं इसके बारे में कुछ लिखा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं नोट करवा रहा हूँ, जरा इसको नोट कर लेना। मैं स्क्रीन यहाँ पे दिखाता हूँ इसका ना। अगर वो पूछे चार्जेबल सेक्शन क्या है, ठीक है, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो ये होता है 22, सेक्शन 22 इसका क्या है? चार्जेबल सेक्शन है, ठीक है। जी सर। अच्छा, एनुअल वैल्यू कहाँ डिफाइंड है? तो एनुअल वैल्यू जो डिफाइंड है वो सेक्शन 23 में डिफाइंड है, ठीक है। जी। अच्छा, मेरे ख्याल से जीएवी तो डिफाइंड नहीं है कहीं। एक मिनट रुको जरा, 23 लिखवाया ना मैंने एनुअल वैल्यू। जी सर। और इसमें ये इतना डीप तो नहीं जाएगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी कितनी पूरे साल थी तो कौन सा सेक्शन है, पूरे साल नहीं थी तो कौन सा सेक्शन है, इतना नहीं जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना तो फिर सीए बना देंगे तुम्हें, ठीक है।
म्युनिसिपल टैक्स का कोई सेक्शन, सेक्शन 24 मैंने बता दिया, ए और बी दोनों। हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन। बी तो लोन के लिए हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लेता हूँ मैं बस, अगर कुछ और बचा है करने के लिए। सेक्शन मैंने लिखवा दिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो जीएवी का सेक्शन वही होता है जो एवी का सेक्शन होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। फिर भी मैं एक बार इनकम टैक्स में देख लेता हूँ उनको। एक मिनट। अच्छा एक और चीज करना, पता है क्या, कई बार ना ये हेड्स जो होते हैं ना, इनकम के हेड्स का सेक्शन पूछ लेते हैं कौन कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो शुरू 22 से होता है और खत्म कहाँ पर होता है 27 पे। ठीक है, ये पूरा इसका सेक्शन का वो है, मतलब 22 से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर खत्म होता है 27। ठीक है। जी सर। अच्छा एनुअल वैल्यू 23 के अंदर है, जीएवी भी 23 के अंदर है। तो जीएवी और एवी दोनों एक ही के अंदर है, उनका अलग कुछ नहीं है। सैलरी हेड, पता है सैलरी हेड बड़ा छोटा सा है, कहाँ से शुरू होता है 15 से शुरू होता है, खत्म कितने पे होता है 17 पे। 18 18 पे 17। नहीं, अब 15 से 17 बस। ठीक है, 18 19 20 21 तो रिपील्ड है, हटा दिए गए हैं। पर वो 3 सेक्शन में बहुत कुछ भर रखा उन्होंने। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, बस फाइनल चीज देख लेता हूँ मैं, अगर कुछ और बचता है तो। मैंने वो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन के बारे में लिखवा रखा ना, प्रीवियस ईयर कहाँ डिफाइंड है। सेक्शन 3 में है शायद। वो तो शायद इनकम डिफाइंड है। 3 में प्रीवियस ईयर 4 में होगा, फिर पता नहीं। इनकम किस सेक्शन में डिफाइन है? इनकम तो सेक्शन 10। नहीं नहीं 10 10 में में तो तो वो इनकम्स एग्रीकल्चर है है। जो इनकम का पार्ट नहीं है। वो इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है वो सब सेक्शन 10 के अंदर है। चाहिए सेक्शन 2 में है ना इनकम, सब सेक्शन 24। अच्छा हाँ 224 में है इनकम, और प्रीवियस ईयर है शायद सेक्शन 3। अच्छा हाँ अच्छा। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 है। और असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। बिल्कुल ऐसे याद रखना है। थैंक यू सर। बस भैया हो जाएंगे याद। मुझे 15 पकड़ के रखो चीजों को, ये निकल ऐसा जाएगी। मुझे मिल नहीं रहा कुछ ऐसा, कुछ भैया नया सा। एक तो भैया मजा तभी नहीं आता है जब पेपर का पता ही नहीं है कब है। वही पेपर तो। देखो जनवरी फरवरी रखो तुम, इससे पहले मत सोचो यार। जैसे इससे पहले वाले का तो पता था कि सितंबर में हो जाएगा। ठीक है इतना ही है, कुछ और नहीं है। इसके अंदर 3 ही सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। 22 चार्जेबल सेक्शन, यानी कि जिस जगह से शुरू होता है। 23 जी एनुअल वैल्यू का, और एक सेक्शन कौन सा है डिडक्शन वाला, अंडर सेक्शन 24। ठीक है, जी सर। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी ये तो बहुत मुश्किल होता है, पूछ ले कहाँ से कहाँ तक है, ये थोड़ा मुश्किल काम है ऐसी चीज पूछना, लेकिन कभी कभार पूछ सकते हैं। एक सेक्शन 26 है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कोनर्स। ये कब होता है, जब एक से ज्यादा मालिक होते हैं। ठीक है, ओनर्स। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं और जितने पार्टनर होते हैं उनका जो रेशो होता है उस रेशो में इसको क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है जी। जी सर। ठीक है फिर, अभी मैं इसको, मेरे पास वो नहीं है क्या बोलते हैं उसको, अभी हाउ मेरे पास एमसीक्यू नहीं है, तो कल एमसीक्यू होने हैं।